अपन लास्ट ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे थे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। शॉर्ट में समझे अगर तो इसका मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड। समझिएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग के अंदर कुछ रूल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक प्रिंसिपल की, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक साल के अंदर राइट ऑफ करने के बजाय उसका जितने सालों तक फ़ायदा मिलता है उतने पीरियड के अंदर हमें धीरे धीरे राइट ऑफ करना चाहिए। जैसे कि हम एक एसेट खरीदते हैं जो मान लीजिए 10 साल यूज होगी, तो उसको एक साल में उसका पूरा खर्चा लिखने के बजाय उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर धीरे धीरे 10 सालों के अंदर लिखना चाहिए। क्लियर है? ये है एक प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए हम कोई मेथड यूज करते हैं। हो सकता है कि WDV यूज करें, हो सकता है कि SLM यूज करें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की शुरुआत के अंदर ज़्यादा फिर धीरे धीरे कम डेप्रिसिएशन लिखा जाए, या स्ट्रेट लाइन की हर साल बराबर बराबर लिखा जाए। तो इन दोनों का जब मिक्सचर हो जाएगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखने के लिए हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, तो ये क्या हो गया? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए एक मेथड हो गया। इन दोनों का कंबाइंड क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करें, ये क्या होगी? एक अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। वैसा इन्वेंट्री का वैल्यूशन किस तरीके से करें, वो एक और अकाउंटिंग पॉलिसी। आगे अपन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात करता है, देखो इतना ज़्यादा भी डिटेल के अंदर मत जाइएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार थोड़ा समझने के लिए, ताकि आप दोबारा पढ़ोगे तो और ज़्यादा आसानी रहेगी। अभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्के दिमाग से इसको सिर्फ समझ लीजिए एक बार। इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 5, जो बात करता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी फॉलो करो वो आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। एक हमारा जो कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन जिसे कहते हैं, कन्वेंशन का मतलब एक प्रथा, जो अकाउंटिंग की एक प्रथा है, उसमें एक प्रथा है कि कंसिस्टेंसी मतलब कि बारंबारता हो। एक कोई चीज़ अगर इस साल आपने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लिखा है, तो अगले साल भी स्ट्रेट लाइन से लिखिए, उससे अगले साल भी स्ट्रेट लाइन से लिखिए। क्या इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कभी चेंज ही नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिख देते कि अकाउंटिंग पॉलिसी कभी चेंज ही नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता एक तरीके से उसे कह सकते हैं अपन रिजिडनेस हो जाती, मतलब कि वो एक तरीके से ऊपर थोपना हो जाता है कि भाई एक बार आपने जो भी कर लिया फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जनरली आप कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी रखें, लेकिन कुछ कारण हो जाए, जैसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए नया और वो कह दे कि भाई ये वाली पॉलिसी कोई फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कि AS 2 कहता है कि LIFO मेथड जो इन्वेंट्री के वैल्यूशन का है वो फॉलो नहीं करेगा, और हम मान लीजिए LIFO फॉलो कर रहे थे, तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। या फिर कोई कानून आ जाए, जैसे कंपनी एक्ट नया आ जाए और वो कुछ कह दे और उसके कारण चेंज करना पड़े, तो करना पड़ सकता है। या फिर आपको लगे कि ये जो नए वाला अकाउंटिंग पॉलिसी अगर दूसरी जो नई जिसमें शिफ्ट होने जा रहे हैं उसमें अगर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, मतलब और ज़्यादा सच बताएंगे और ज़्यादा सही तरीके से बताएंगे। ट्रू मतलब कि सच लिखा जाएगा, और फेयर का मतलब सही तरीके से प्रेजेंट होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज भी की जा सकती है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है अक्रूवल। दो वर्ड होता है, एक अक्रूवल या जिसे अपन मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, और या फिर एक जिसे हम केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। मर्केंटाइल के अंदर क्या होगा या अक्रूवल के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसी समय हम क्या कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे पैसा आया हो या नहीं आया हो, चाहे पैसा गया हो या नहीं गया हो। इसे हम क्या कहते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कंपनीज एक्ट में तो स्पेसिफिक लिखा है कि भाई आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ही करोगे।
जबकि यहीं पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स में, तो वहाँ अक्रूवल और कैश बेसिस दोनों तरीके से अकाउंटिंग अलग होती है। मोस्ट ऑफ टाइम जब भी हम पढ़ते हैं तो वो अक्रूवल ही पढ़ते हैं। क्लियर? तो अक्रूवल का मतलब क्या है? किसी घटना के अक्रू होने पर हम उसे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, वेदर कैश रिसीव हो या नहीं हो। यार वेदर की स्पेलिंग क्या होगी भाई? वेदर कैश रिसीव और कैश पेड और नोट। चाहे पैसा आया हो, चाहे पैसा गया हो, चाहे पैसा ना आया हो, चाहे पैसा ना गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिएगा, जैसे एक कस्टमर आया हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमें 10,000 यूनिट चाहिए, हमारे पास बन नहीं रखी थी, हमने 10,000 यूनिट 1 जनवरी को बना दी, 5 जनवरी को हमने उसको डिलीवर कर दी और उसने पेमेंट किया 30 जनवरी को। हम हमारी बुक के अंदर सेल कब लिखेंगे? 5 जनवरी को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 5 जनवरी? क्योंकि हमने हमारी परफॉर्मेंस जो है एग्जीक्यूट कर दी। हमारा काम था उसे आर्टिकल प्रोड्यूस करके देना, जो कि हम दे चुके हैं। और अगर हमें उसके कलेक्शन में कोई भी इस तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वो पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं लग रहा है, तो हम आराम से कैश उस इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे कैश अपने को बाद में मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहीं पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होता, ये 30 जनवरी को रिकॉर्ड करता, जिस दिन कैश रिसीव होता उसी दिन सेल लिखता। और क्योंकि हम इस तरीके से अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, इसी वजह से हमारे बुक के अंदर कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझिएगा, अक्रूड इनकम का मतलब क्या है? ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। तो जैसे ही कमा ली, हम हमारी बुक के अंदर उसको लिख सकते हैं, चाहे पैसा रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। वैसे वैसे होता है एक अनअर्न्ड इनकम, कि हमने कमाई नहीं है लेकिन रिसीव कर लिया। जैसे कि आपसे फीस हम ले चुके हैं लेकिन अभी पढ़ाना बाकी है, तो ये इनकम कैसी हमारे लिए? अनअर्न्ड इनकम है। समझ आ रही बात? क्योंकि पैसा तो रिसीव हो चुका है लेकिन ये अभी तक कमाना बाकी है। अगर हम कैश बेसिस से अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम इन चारों वर्ड के बारे में पढ़ते ही नहीं कभी। लेकिन क्योंकि हम अक्रूवल के हिसाब से करते हैं, तो अक्रूवल के अंदर क्या होगा, जो चीज़ें इस पीरियड के अंदर कमाई है या जो खर्चा इस पीरियड के अंदर किया है, उनको आपस में मैच करके हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, न कि कितना कैश रिसीव और न कितना कैश गया है उसके बेसिस पे। समझ आ रही बात? वैसे एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि हमने खर्चा किया नहीं है लेकिन हमने उसका पहले ही भुगतान कर चुके हैं। और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा कर चुके हैं लेकिन अभी भी उसका भुगतान करना बाकी है। क्लियर है? इसके बाद में एक वर्ड आता है एनुअल रिपोर्ट। ये सालाना रिपोर्ट क्या होती है? ये नॉर्मली कंपनी के संदर्भ में बात करें तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। अब होता क्या है, मेनली कंपनी के अंदर बिजनेस मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट करते हैं डायरेक्टर्स, उसका मैनेजमेंट देखते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन पैसा किसका लग रखा होता है? शेयर होल्डर का लग रखा होता है। तो जब साल ख़त्म हो जाता है, एक साल ख़त्म होता है, तो उसके बाद में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस, ये क्या करते हैं, अपने साल भर की रिपोर्ट बना के देते हैं। किन को देते हैं? किसी को भी दे सकते हैं। जैसे ROC को देते हैं एक एनुअल रिपोर्ट, जिसके अंदर वो बताते हैं साल भर के जो भी उनके कंपनीज एक्ट से रिलेटेड उनके जो भी प्रोविजन हो किस तरीके से फॉलो किए। कुछ जैसे ये शेयर होल्डर को देते हैं, जैसे शेयर होल्डर को क्या दे सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और इसके अंदर जैसे और कोई भी स्टेटमेंट जो भी बना के देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे अभी ये नए नए कॉन्सेप्ट आ रखे हैं, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बना के देते हैं, तो ये भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आएगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ जिसमें लिख रखे हैं बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो ये सारी क्या है, एनुअल रिपोर्ट है ना। वैसे वर्ड से ही पता चल रहा है जो सालाना दी जाने वाली रिपोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है, बंटवारा। ऐसा अकाउंट जो बंटवारे के लिए बनाया गया। ये क्या होता है, P&L का ही एक एक्सटेंशन होता है। मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके अंदर लास्ट में क्या निकलता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। अब कोई पूछे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब नहीं बनेगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर व्यापार एकल आदमी कर रहा है तो उस केस के अंदर बंटवारा करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो भी मुनाफा वो उसका है। तो P&L अप्रोप्रिएशन किस में बनेगा, पार्टनरशिप में बनेगा। कंपनी में बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, शेयर होल्डर के अंदर बांटना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर क्या करेंगे, जब हम बात करें इसके अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो पहली बात तो शेड्यूल 3 के अंदर अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से नहीं बनता, वो P&L का ही एक हिस्सा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। बंटवारा किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी कि कितना पैसा हमने, जैसे कंपनी के बारे में बात करें तो कितना हमने डिविडेंड दिया, किसको दिया, डिविडेंड दे सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या और कितना पैसा हमने न दे के रिजर्व के अंदर पैसा रोक के रखा। भाई हमने 1 लाख रुपए कमाए तो पूरा का पूरा बांटने के बजाय हमने कहा कि 40,000 धंधे में ही रखते हैं, 60,000 बांट देते हैं। तो कितना पैसा रोक के रखा, कितना पैसा बांटा, जो भी ये बंटवारे के लिए बनाया जाता है हिसाब किताब, जो खाता बनाया जाता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, P&L अकाउंट का, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी का आगे का भाग होता है। क्लियर है। उसके बाद में है ये साथ ही बता देता हूं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल। ये क्या है, ये हम लिखते हैं हमारे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिखते हैं कि भाई हम इतने तक ये कैपिटल जो वो इश्यू कर सकते हैं। अब ये क्यों लिखते हैं, इसकी अलग से स्टाम्प ड्यूटी होती है। ऑथराइज कैपिटल जितना कंपनी एक्ट के हिसाब से जो MCA की साइट है उससे लेना पड़ता है कि हम हमारी ऑथराइज कैपिटल इतना रखना चाहते हैं। जैसे सपोज हम 2.5 करोड़ ऑथराइज कैपिटल रखना चाहते हैं तो हमारा उसके लिए 3 करोड़ 80 लाख अप्रोक्स जो है उसका स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो है वो पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर है। तो ये ऑथराइज कैपिटल मतलब कि इतने तक की हम शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ऑथराइज कैपिटल कहलाएगी। क्लियर है। ये हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। इस ऑथराइज में से हम क्या करेंगे, जितना इश्यू कर देंगे वो क्या हो जाएगी, इश्यूड शेयर कैपिटल। जैसे कि 2.5 करोड़ में से हमने 2 करोड़ की शेयर कैपिटल इश्यू कर दी तो वो क्या हो जाएगी, इश्यूड। उसमें से जितनी जनता ने सब्सक्राइब कर दी, जैसे कि 1,90,000 के लिए 1 करोड़ 90 लाख के लिए एप्लीकेशन आई तो वो क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसमें से जितना हम उनसे पैसा मंगवा देंगे वो क्या कहलाएगी, कॉल्ड शेयर कैपिटल। और कुछ कैपिटल का हिस्सा ऐसा भी रख सकते हैं, जैसे कि 1 करोड़ 90 लाख में से अपन ने 1,70 मंगवा दिए और हमने कहा कि 20 लाख रुपए हम कंपनी के लिक्विडेशन में ज़रूरत पड़ेगी तभी मंगवाएंगे, तो ये क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल। वैसे ये कंपनी अकाउंट के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई हम हमारे जो इनकॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आगे आएंगे। इनकॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंट जब कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तो कंपनी जब शुरू करते हैं तो उसके अंदर MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। उनके अंदर लिखते हैं कि भाई हम इतने तक की शेयर कैपिटल इश्यू कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ऑथराइज। उसमें से जितने की इश्यू कर दी वो इश्यूड, उसमें से जितनी जनता ने ले ली वो सब्सक्राइब, उसमें से जितना हमने पैसा मंगवा लिया वो कॉल्ड शेयर कैपिटल, और जितना हम वाइंडिंग अप के समय अंत में ही मंगवाएंगे उतना क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल कहलाएगी।
क्लियर है। उसके बाद में है बोनस शेयर और राइट शेयर। देखिए आसान, बहुत आराम से समझिएगा। बोनस शेयर का मतलब क्या है? पहली बात तो क्या बोनस शेयर इश्यू करने से कि शेयर होल्डर को कुछ फ़ायदा होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। क्यों किया जाता है? किया इस वजह से जाता है कि कई बार कंपनी के पास क्या हो जाता है, रिजर्व कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और कंपनी चाहती है कि ये रिजर्व जो है ये बटे नहीं, तो वो क्या करना चाहेगी, उसका कैपिटलाइज करवाना चाहेगी, मतलब उसको एज ए कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी ताकि उसका रीपेमेंट थोड़ा और मुश्किल हो जाए। जैसे कि एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, लाइबिलिटी पड़ी है 5 लाख, ये हो गए 20 और 20 लाख की इसके पास असेट पड़ी। ये 10 रुपए के शेयर है, 50,000 शेयर है। क्लियर है। अब कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर इश्यू किया। तो बोनस शेयर इश्यू करेगी ना, तो जनता से कुछ पैसा आएगा नहीं, तो हमारे पास कुछ एसेट बढ़नी है क्या? नहीं। कोई लाइबिलिटी बढ़नी है क्या? नहीं। होगा क्या, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा है ये यहाँ से हटा के ये यहाँ गायब होगा, मतलब यहाँ ऐड होगा, सॉरी यहाँ से हटा के यहाँ ऐड होगा। मतलब जैसे कि एक के ऊपर एक शेयर इश्यू किया है, तो मतलब कि 5 लाख के बोनस शेयर इश्यू की है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 लाख माइनस हो जाएंगे और यहाँ 5 लाख प्लस हो जाएंगे। समझ आ रही बात? तो यहाँ हो जाएंगे 10 लाख। फिर नई वाली बैलेंस शीट के अंदर क्या हो जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इसके जस्ट इस ट्रांजैक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 10 लाख और यहाँ हो जाएगी 5 लाख। क्या शेयर होल्डर की वेल्थ पे, शेयर होल्डर की जो संपत्तियां, उस पर कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? न कोई कंपनी के पास नया पैसा आ रहा है, न कुछ हो रहा है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर के पास पहले भी 10 और 5 टोटल 15 था, अब भी 10 और 5 15 ही है। बस हुआ ये है कि रिजर्व में से कुछ पैसे यहाँ से हटा के उन्होंने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में इश्यू जो ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व से पैसा बांटना आसान होता है, शेयर कैपिटल का वापस पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और कई बार कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व होते हैं तो क्या कर देता है, उसको कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। इस वजह से बोनस शेयर को क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। जो हमारे रिजर्व्स हैं उनका कैपिटलाइजेशन करना, ये क्या कहलाता है, बोनस शेयर। राइट शेयर क्या होता है, देखो जैसे कि अपन 10 लोगों ने मिलके एक कंपनी इश्यू की, सॉरी कंपनी स्टार्ट की, और 10 लोगों ने एक एक शेयर लिए। सबके पास एक एक शेयर है, टोटल कंपनी के 10 शेयर है, 10 लोगों के पास है। क्लियर है। कल को कंपनी में से, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ ऐसा मन में आया कि यार ये लोगों को हटाते हैं। तो कैसे हटाएं? उन्होंने क्या किए, 90 शेयर इशू कर दिए दूसरे लोगों को। क्लियर है। अब कंपनी के अंदर वोटिंग हो तो सीधी सी बात है भाई, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है या स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। जो भी रेजोल्यूशन हो, मतलब कि एक तो 50% से ज़्यादा और एक 2/3 से ज़्यादा लोग पक्ष में होने चाहिए। अब 90 लोग पक्ष में हो तो वो तो सीधा सीधा अप्रूव हो जाता है, और अपन जो पुराने वाले हैं वो सारे सारे साइड में हो गए। इस वजह से क्या कहा गया कि जब भी कंपनी नए शेयर इश्यू करे तो उस केस के अंदर पहले उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास जाए और उनको कहे कि अगर आप लेना चाहे तो आप शेयर ले लीजिए, ताकि हम बाहर वाली जनता के पास नहीं जाए, ताकि आपका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, मतलब कि आपके कंट्रोल के अंदर बंटवारा नहीं पड़े। आज आप जितना कंट्रोल कर रहे हो उतना को उतना कंट्रोल कर सको। जैसे कि वो 90 शेयर नए इश्यू करने के लिए वो कहीं और जाने के बजाय पहले अपन 10 लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि एक के बदले में 9 शेयर और खरीद सकते हो इस प्राइस के अंदर। और मान लीजिए अपन सारे के सारे खरीद लेते हैं, तो जिसके पास पहले एक शेयर था उसके पास अब 10 है, और वो 10 लोग जो मालिक है। और पहले मेरे पास अगर जैसे एक शेयर था तो 1/10 वोटिंग पावर मेरे पास था, अब मेरे पास 10/10
100 वोटिंग पावर है, वो का वो 10% है। पहले 1/10 था, फिर 10/100 है। समझ आ रही बात? तो ये क्या होता है, राइट शेयर होता है कि जब भी कंपनी नए शेयर इश्यू करे तो वो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है पहले उनके पास जाए और उनको कहे कि भाई हम नए शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर हम बाकी जनता के पास जाएंगे। क्लियर है? बुक वैल्यू पढ़ ही रखा है, जो बुक के अंदर वैल्यू आ रही है कोई भी एसेट और लाइबिलिटी को क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू। कुछ भी हो सकता है, वो जिस भी तरीके से उन्होंने वैल्यू करके लिखा है, जितने पे बुक में लिखा है वो क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहलाएगी। डिबेंचर क्या होता है, बहुत साधारण शब्दों में कहना तो ये लोन का प्रूफ है। ये क्या है, लोन का प्रूफ है। जैसे कि एक 100 रुपये का डिबेंचर है, तो ये 100 रुपये का डिबेंचर का मतलब क्या है, मैं जनता से या जैसे आपसे मैंने 100 रुपये लिए और मैंने बदले में आपको एक डिबेंचर इश्यू किया। तो डिबेंचर मतलब क्या है, एक कागज़ है जिस कागज़ पे लिखा है कि मैंने आपसे 100 रुपये लिए हैं। समझ आ रही बात? क्योंकि उस डिबेंचर का ऊपर वैल्यू लिख रखी है 100 रुपये, तो वो जैसे ही आपने लिया और उसके बदले में 100 रुपये दिए, इसका मतलब क्या है, वो जो कागज़ है वो एक तरीके का एविडेंस है कि कंपनी ने आपसे 100 रुपये का लोन लिया। तो कुछ भी नहीं है, डिबेंचर एक कागज़ है, जो कागज़ किसका प्रूफ है कि आपने कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी ने पैसा लिया है। तो डिबेंचर कुछ भी नहीं है, एक लोन का जो है वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में कॉल। शेयर जब अपन इश्यू करते हैं तो सबसे पहले शेयर के साथ क्या मंगवाते हैं, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, फिर जो शेयर जिनको शेयर अलॉट होते हैं उनको उनसे हम क्या मंगवाते हैं, अलॉटमेंट मनी। और बाकी जो पैसा मंगवाते हैं वो कैसे मंगवाते हैं, कॉल मनी। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये हमने एप्लीकेशन के साथ मंगवाए, जिन जिनको शेयर अलॉट किया उनको कहा 3-3 रुपये और दे दो, तो वो हो गए अलॉटमेंट मनी। और फिर जो 5 बच्चे मान लीजिए वो एक कॉल में ही मंगवाए, तो वो क्या हो जाएगी, कॉल मनी हो जाएगी। कॉल, और एक तो कॉल इस संदर्भ में भी आता है और एक कॉल इस संदर्भ में भी आता है, कॉल एंड पुट। ये क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर आप देखते होंगे कॉल और पुट, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल का मतलब होता है खरीदना और पुट का मतलब होता है बेचना। इसका मतलब होता है बाय करना और इसका मतलब होता है सेल करना। तो वैसे ये कॉल और पुट आपके काम के नहीं है, सिर्फ आगे वर्ड सामने इस वजह से बता रहा हूँ। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि जैसे कंपनी के पास कॉल ऑप्शन है, तो कंपनी, जैसे मैंने शेयर इशू किए, मैं कंपनी हूँ, मैंने शेयर इशू किए विद कॉल ऑप्शन, तो ये शेयर अगर मैं कभी भी चाहूँ तो वापस क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। वहीं पर पुट ऑप्शन के साथ आपने शेयर खरीदे, उन शेयर में पुट ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या है, वो शेयर आप जब चाहो वापस क्या कर सकते हो, कंपनी को बेच सकते हो, वो स्पेसिफाइड उनके जो भी टर्म और जो भी प्राइस पहले से डिसाइड होती है उस पर। फिर होता है कैपिटल कमिटमेंट। ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका हम क्या कर चुके, पहले से वादा कर चुके हैं। जैसे कि हमने कहा कि 5 साल बाद इस सड़क को पूरे को रिनोवेट करवाएंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जिसका हमने वादा कर चुके हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कमिटमेंट कहलाएगा। वैसे ये वर्ड अभी तो हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, जैसे जैसे चैप्टर होगा उस चैप्टर के अंदर सब जो वर्ड की रिलेवेंस होगी वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आ जाएगी। ये पर ऐसा है कि इससे आपको ये रहे कि ये सब पहले सुन रखा है, जब आप वापस चैप्टर पढ़ोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि वापस जो पहले सुन रखा था तो आप वापस पढ़ रहे हैं। क्लियर? और अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को सिलेबस थोड़ा जल्दी करना है, तो उस केस के अंदर आप ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से अलावा जो बाकी वाली क्लासें वो आप चाहे पुराने वाली भी देखेंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं नई वाली सारी रिकॉर्ड करके धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर किसी को जल्दी करना हो कोर्स तो वो पुरानी वाली देख सकता। उसके अंदर और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जस्ट अभी 2023 वाली भर्ती उसके लिए रिकॉर्ड की गई, उससे लेके अभी तक में कोई अपडेट जो है वो नहीं आया।
अब क्या है कि वापस जब नई क्लास लेते हैं तो फिर मन करता है कि कोई और बुक हो तो उसको भी क्या कर लें, साथ में कंसिडर कर लें। तो उस वजह से जैसे पहले जो ICI वाली बुक थी, CMA वाली बुक थी और ये 11th-12th वाली बुक थी, वो उसको कंसिडर करके नोट्स बनाए थे। अब कॉलेज वाली बुक्स जो है उसमें भी कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है तो वो वापस नया कवर कर रहे हैं बाकी। और वैसे कोई ऐसा नया पॉइंट कवर नहीं होगा, नया पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाला और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर 2-3 पॉइंट होंगे, बाकी चैप्टर के अंदर नए पॉइंट नहीं होंगे। अगर किसी को जल्दी हो तो वो उसमें से देख सकता है, अदरवाइज ये क्लासेज जो है वो जल्दी हो जाएगी, ऐसा इसमें भी ज़्यादा लेट करेंगे नहीं, है ना। उसके बाद में है कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। अभी बहुत सिंपल वर्ड में समझिएगा, अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट में क्या कहीं इसको कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व को डिफाइन कर रखा है क्या, तो जब डिविडेंड के सेक्शन आते हैं 123 से 127 तक ऐसा है, वहाँ पर जो है वो इसको डिफाइन किया गया। ऐसे कोई भी रिजर्व जिनसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिजर्व, और अदरवाइज बाकी के जो है वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिजर्व। अपने समझने के लिए अभी के लिए एक बार दिमाग में आप इतना रखिएगा, वापस जब आएगा तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिएगा, जो हमारे रेवेन्यू इनकम से बनने वाले रिजर्व जो है वो क्या होंगे, रेवेन्यू रिजर्व, और जो हमारी कैपिटल इनकम से जो रिजर्व बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिजर्व जो वो कहलाएंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर आप जैसे और कुछ करना चाहें, अभी नहीं करना है ना, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे पहला चैप्टर जो है अकाउंटिंग का पहला चैप्टर ये कंप्लीट यहाँ नहीं होगा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे और अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, तब जाके ये पहला चैप्टर पूरा होगा। क्योंकि अपन ऐसा छोटे छोटे पे वापस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इंटरलिंक होते हैं। तो जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में आप फर्स्ट ग्रेड के जितने क्वेश्चन आए हैं वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर ABST वाले के अंदर 2014 वाली भर्ती, 2020 वाली और 2023 वाली भर्ती के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आप देखोगे एक साथ, तो आपके देखो ऐसा जो क्वेश्चन आए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे भाई ये क्वेश्चन आया और उस पर ज़्यादा वही वो पढ़े, ऐसा नहीं। अपन पढ़ेंगे किस तरीके से, ऐसा पढ़ेंगे कि वो चैप्टर पूरे तरीके से अपने कवर हो जाए, फिर उसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। तो जब आपका अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं खुद आपको कहूँगा कि अब आप एक बार सारे क्वेश्चन जो हो ये चेक कर लीजिए, और वो सारे क्वेश्चन आपसे खुद से बनेंगे। अगर वो खुद से बनते हैं और चाहे उस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आए और वो खुद आप बना पा रहे हो, तभी आपकी तैयारी को सही कह सकते हैं। समझ आ रही बात। नहीं तो क्या है कि अपन जैसे पुराने वाले क्वेश्चन आए उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दिलवा के वो उस पर बता दूँ कि ये देखो इस पर क्वेश्चन आया, ये देखो इस पर क्वेश्चन आया, तो फिर जब वो आप क्वेश्चन करोगे तब फिर उसका कोई खास मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने बता रखा है कि ये क्वेश्चन आया था और ऐसा क्वेश्चन था और इसका ये आंसर था। जब चैप्टर पढ़ रहे हैं सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन जब करोगे वो पूरा का पूरा आप करोगे, तब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इस चैप्टर को इतना तैयार कर चुका हूँ कि अब इस चैप्टर से जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। क्लियर है। अभी के लिए क्या है, जो रेवेन्यू इनकम से बनाया गया रिजर्व है वो रेवेन्यू रिजर्व है, जो कैपिटल इनकम से बनाया गया रिजर्व है वो कैपिटल रिजर्व है। रेवेन्यू इनकम कौन सी, कैपिटल इनकम कौन सी, वो आगे अपन इसको और डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इतना ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे। उसके बाद में है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, देखो जैसे कि हम बिल्डिंग खरीद के लेके आए तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने खरीदी है तो। क्लियर है। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं
और बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने में 2-3 साल लगेंगे। हमने पहले साल सीमेंट वगैरह लेके आए और कुछ खर्चा किया, और अभी सिर्फ उसकी नींव तैयार हुई है, और जो खर्चा हुआ उसके लिए हमने एंट्री की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए खरीद के लेके आए 50 लाख में, और एक बिल्डिंग साथ ही साथ हम बनवा रहे हैं, और उस बनवाने वाले में 10 लाख का खर्चा किया। ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा कि ये वाली बिल्डिंग का है, ये तो पूरी बनी बनाई खरीदी, हमने बता दिया कि ये वाली बिल्डिंग देखो ये खरीदी और ये पड़ी। इन्होंने कहा ये और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 लाख रुपये ये कहाँ है, हमने कहा ये बन रही है। उन्होंने कहा बन रही है तो बिल्डिंग कहाँ है, हमने कहा कि ये अभी सामान लेके आए, नींव बनाई है, अभी बिल्डिंग बनाएंगे। तो वो कहेगा बिल्डिंग क्यों लिख रहे हो, समझ आ रही बात। जब तक एसेट तैयार नहीं हो तब तक एसेट का नाम लिखना क्या सही है क्या, नहीं। तो अगर कोई एसेट है जो हमारी अभी बन रही है, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, तो जब तक वो तैयार नहीं हो जाती तब तक उस एसेट का नाम लिखने के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। जैसे कि ये 10 लाख, फिर अगले साल मान लीजिए 20 लाख का और खर्चा किया, या 40 लाख का कर दिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश 40 लाख। और लास्ट जाके ये पूरी तरीके से तैयार हो गई, और जब तैयार हो गई, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उस वक्त हम क्या कर देंगे, हमारी बुक के अंदर बिल्डिंग को तो ले आएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये क्या है, ज़्यादा लॉजिकल तरीका है कि भाई जब तक एसेट नहीं बनी है तब तक हम क्या करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। या फिर यहाँ जैसे इस वाले केस में अपन क्या कहेंगे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस हटा के बिल्डिंग अकाउंट ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद में कैश और कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा। कैश का मतलब तो आप जानते हो, जो रोकड़ा है वही। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ऐसा जो कैश के जैसा का जैसा हो, ऐसा जो कैश के जैसा का जैसा हो। तो उसके लिए क्या कहा गया, जो एक तो रेडिली कन्वर्टिबल इनटू कैश हो, मतलब कि जिसको आप कैश के अंदर बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाओ। कितने समय में, अगर हम माने कि भाई वो रेडिली कन्वर्टिबल कैश में, तो अगर कोई ऐसा है जिसको हम 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है। और जिसकी वैल्यू में चेंज के चांस ना के बराबर हो। क्लियर। जैसे एक हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, जो कि 1 महीने बाद हमें वापस पैसा दे देगी, और जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, तो वैल्यू फिक्स है 1 लाख रुपए, जिसमें चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, कैश इक्विवेलेंट कहलाएगी। क्या गोल्ड को कैश इक्विवेलेंट कहा जा सकता है क्या, नहीं कहा जा सकता। किस कारण, क्योंकि ये क्या है, उसकी वैल्यू में चेंज होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वैल्यू में, जिसकी वैल्यू में चेंज होने के चांसेस ना के बराबर हो, वो कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। इसके लिए एक वर्ड लिखा जाता है, जैसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, जो फटाफट से मार्केट के अंदर बिक जाए और जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, वो हमारे कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगी। क्लियर है। उसके बाद में है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी को लोन देते हैं, ठीक है, अब वो आगे वाला लोन पे नहीं कर पाया, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, जैसे कंपनी है बैंक से लोन लेने की, तो बैंक ने कहा कि भाई हम लोन तो दे देंगे, लेकिन अगर कल को आप लोन का भुगतान नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा हमारी आंखों में देखो सच्चाई देखिए कि आपको हम पैसा दे देंगे। उन्होंने कहा वो रहने दो, आप पैसा दे पाओगे ये हम कैसे मान लें। तो हमने कहा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे। हमने कहा वो क्या होगा, उन्होंने कहा कि अगर कल को आप पैसा नहीं दे पाते हो, तो ये एसेट जब आप बेचोगे, तो उस केस के अंदर जो उससे पैसा रियलाइज होगा, उस पर पहला हक किसका होगा, हमारा होगा। समझ आ रही बात। उसमें
हम हमारा पैसा लेंगे, फिर बच गया तो आपको वापस दे देंगे। क्लियर है? तो ये क्या कर दिया हमने, क्या किया, चार्ज क्रिएट कर दिया। अब चार्ज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे आगे वर्ड आएगा उसके साथ ही देखें। एक सेकेंड, ये आ गया। एक जैसे फिक्स्ड चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। एक होता है फर्स्ट चार्ज, जैसे कि एक एसेट पे 3-4 लोगों ने चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो जिसने फर्स्ट चार्ज क्रिएट कर रखा है, मतलब कि वो एग्रीमेंट में स्पेसिफिक लिखना होगा कि ये हमारा जो चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज माना जाएगा। मतलब कि अगर जैसे 3-4 ने चार्ज लगा रखे हैं तो उसमें पहला हक हमारा होगा, पहले हमारा भुगतान होगा, फिर बाकी का भुगतान होगा, वो एग्रीमेंट में लिखा जाता है। फिक्स्ड चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज क्या कहते हैं, जिसके अंदर चार्ज जो वो क्या किया जाता है, स्पेसिफिक असेट पे किया जाता है। जैसे कि मशीनरी पे चार्ज क्रिएट किया गया, तो मशीन से जो पैसा आएगा उस पैसे पे हमारा हक होगा, मतलब लोन देने वाला कहेगा हमारा हक होगा पहले, उसके बाद में जो बचेगा वो आपका या दूसरे जो भी मांगने वाले उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो होगा उससे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज। और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, जिसके अंदर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक असेट पे नहीं होता है, जो कोई स्पेसिफिक असेट से अटैच नहीं होता है, जो कि क्या है, इन जनरल होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया इन्वेंट्री पे। अब इन्वेंट्री तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है डेली डेली, कल कुछ थी, आज उसमें से कुछ बिक गई, कुछ नहीं खरीद ली, तो ऐसे पे चार्ज क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, फ्लोटिंग चार्ज होगा। उसके अंदर क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर नीचे होती जा रही है। क्लियर है? या फिर हमने इन जनरल सारी एसेट पे ही चार्ज क्रिएट कर दिया कि भाई जो भी होगा लोन का पेमेंट करते वक्त हमें पहले किया जाएगी, एसेट जब भी बिकेगी। तो फोरफिटेड शेयर क्या होता है, ऐसे शेयर जिनके ऊपर कुछ पैसे का भुगतान नहीं किया गया और उस कारण उसके शेयर को क्या कर दिया गया, नलीफाई कर दिया, नल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो वो क्या कहलाएंगे, फोरफिटेड शेयर होंगे। जैसे कि 10 रुपये का शेयर था, एक शेयर होल्डर ने लिया, उसने 5 रुपये दे दिए, बाकी के 5 रुपये उसको मांग मांग के थक गए, लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो कंपनी के अगर उसके पावर के अंदर है कि वो फोरफिट कर सकती है, तो वो क्या कर देगी, फोरफिट कर देगी। फोरफिट करेगी तो क्या होगा, फिर वो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, उस शेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? क्या हम डिबेंचर को भी फोरफिट कर सकते हैं? क्या डिबेंचर फोरफिट किए जा सकते हैं? एक डिबेंचर था जो 10 रुपये का था, किसी ने लिया, हमने शुरू में पैसा मंगवाया 5, उसने दे दिया, फिर आगे वाला 5 मंगवाया वो दे नहीं रहा है। हमने उसको 2 बार कहा, 3 बार कहा कि दे 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 दे, लेकिन उसने कहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो क्या हम उसको फोरफिट कर सकते हैं क्या? नहीं, समझिएगा, नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि उसने जो 5 रुपये दिए ना, वो मालिक के तौर पे नहीं दिए, उधार दिए। समझ आ रही बात? और उसकी इच्छा होगी तो वो आगे हमें उधार देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। जबकि ये पैसा किसने दिया था, जो मालिक बनने के लिए आया था। समझ आ रही बात? तो शेयर जो है उनके पैसे अगर वो आगे नहीं देता है तो उसके फोरफिट किए जा सकते हैं। जबकि डिबेंचर जो है उसका अगर आगे वो पेमेंट नहीं करता है तो क्या उसे फोरफिट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसने पेमेंट नहीं किया तो उसको भी फोरफिट कर सकते हैं क्या? सोचिए आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, मालिक होते हैं या नहीं होते? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो काहे के मालिक होते हैं? क्यों भाई, मालिक शेयर होल्डर होते हैं, समझिएगा। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों मालिक है। बस ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग राइट रखता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल राइट रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई
ए कहता है कि मुझे वोट करने की आज़ादी दो, मैं वोट करना चाहता हूँ, मेरा वोट होना चाहिए। ए कहता है कि मेरे को वोट की इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, मुझे क्या करो, जब इनको पेमेंट करो उससे पहले मेरा पेमेंट करना, डिविडेंड का भी और कैपिटल का भी। क्या मालिक दोनों है क्या? बिल्कुल दोनों है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक है और इक्विटी शेयर होल्डर भी मालिक है। कभी भी पूछा जाए कि कंपनी के मालिक कौन है, ऑप्शन ए दे दिया शेयर होल्डर, ऑप्शन बी दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर, ऑप्शन सी दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ऑप्शन डी दे दिया डिबेंचर्स, तो क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। समझ आ रही बात? मालिक कौन है? शेयर होल्डर से। क्लियर है? फ्री रिजर्व का मतलब आप समझ, वो जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व जो है जिससे अपन डिविडेंड बांट सकते हैं, वो हमारे लिए फ्री रिजर्व है। उसके बाद में एक वर्ड है फंड। फंड का वर्ड क्या मतलब क्या है? ये भी एक तरीके का रिजर्व ही होता है, लेकिन ये रिजर्व क्या होता है? पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम रख देते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पैसा ये हमारा है, मतलब पैसा ये भी कंपनी का है, कंपनी का कमाया हुआ पैसा है, और ये चाहते तो वो शेयर होल्डर को बांट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसा रोक के रखा। क्लियर? अब इस रोके हुए पैसे का कहीं और, हम चाहते हैं कि इसका कहीं और यूज नहीं हो, इसका सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए, जो हमारे मजदूर हैं उनके कंपनसेशन के भुगतान के लिए ही यूज हो, तो हमने इसको क्या कर दिया? अलग से एक फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो क्या रिजर्व एक फंड क्या है? एक तरीके का रिजर्व है, बस वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो वो रखा गया है, बाकी उसके अंदर कोई फर्क नहीं। उसके बाद में है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन मतलब मान्यता। कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि मतलब जब अकाउंटिंग करते हैं तो ये चीज़ें हम मान के चलते हैं। समझिएगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत है चिल्ला चिल्ला के कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ? मैं बाइक पे चल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो क्या मुझे मुंह बाहर निकाल के बार बार कहना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ? नहीं, आगे वाले देखते से समझ आए गाड़ी चला रहा मतलब जिंदा है। वैसा अगर अकाउंटिंग की गई है तो उस अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो उसकी बेसिक एजम्पशन है, वो मान के चलनी। अगर आप किसी का अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि उसने अकाउंटिंग कैसे की है? गोइंग कंसर्न से की है। उसने अकाउंटिंग कैसे की है? अक्रूवल बेसिस पे की है। और थर्ड कौन सी? कंसिस्टेंसी। थर्ड कौन सी? कंसिस्टेंसी मतलब अगर उसने पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसी में WDV मेथड फॉलो किया डेप्रिसिएशन के अंदर, तो इस साल भी अगर कुछ नहीं लिखा है तो WDV है। ये अगर अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो करते हैं, समझिएगा, अगर ये फॉलो करते हैं तो क्या कहने की जरूरत है? क्या नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड? क्यों? क्योंकि ये तो पता ही है। हाँ, अगर नहीं फॉलो करते हैं, नॉट फॉलोड, तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। समझ आ रही बात? जैसे कि कोई आदमी बोल रहा है तो वो उसको ये कहने की जरूरत नहीं मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि वो बेसिक उसको देखते से ही समझ आ रहा है। तो अकाउंटिंग अगर किसी ने की है तो गोइंग कंसर्न से, अक्रूवल से और कंसिस्टेंसी से ही की है। अगर ये नहीं है तो उस केस के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। क्लियर है? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हमने जो अकाउंटिंग की है वो इस मान्यता पे की है या इस एजम्पशन पे की है कि हमारा बिजनेस चल रहा है, चलेगा और चलता रहेगा नियर फ्यूचर में। इससे फर्क क्या पड़ता है? समझिएगा, अगर हम ये मान के चलें कि हमारा बिजनेस जो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस आगे बेचना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर हमें हमारी एसेट का वैल्यू कैसे करना चाहिए? अगर हमारा आगे पर्पज है, आगे हमारा टारगेट है कि हमारा बिजनेस सेल ही होगा, तो उस केस के अंदर क्योंकि एसेट भी सेल ही करनी पड़ेगी, तो एसेट को कितने पे लेना चाहिए? जितनी उससे पैसा रियलाइज होने वाला है, रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस सतत चलेगा, कंटिन्यू चलेगा,
तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें तो उस असेट को यूज करना है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसकी जो कॉस्ट है उस पर में से डेप्रिसिएशन लेस करके उस पर लिखेंगे। एक्चुअल मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, अपने को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। समझ आ रही बात? एक्सेप्ट वो एक इम्पेयरमेंट लॉस वाला अपन ने बात की थी, उसके अलावा बाकी एसेट कैसे रहेगा? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे रहेगा। तो क्यों रहता है? गोइंग कंसर्न के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम एसेट बेचनी ही नहीं, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्यों ही देखें। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट गुडविल। गुडविल का मतलब ख्याति। सीधा समझिएगा, गुडविल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दे रही है, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो हमारा नाम, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यही समोसे की दुकान इसी जगह पे, इसी इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई दुकान खोल के बैठे और वो मान लीजिए महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, और हमने ये इस दुकान को, हमारा नाम कमा लिया, हम अच्छे से इसके प्रोडक्ट को डिलीवर किया, इस वजह से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो किसकी वजह से कमा रहे हैं? क्योंकि हमने नाम कमाया है। तो वो क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। वो क्या है? ख्याति। तो ख्याति क्या करती है? हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। ये कैसे बनती है? धीरे धीरे हम अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से अपना प्रोडक्ट होगा, हम मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा नाम बनेगा। उसके बाद में है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। जो हमारे गुड्स एंड सर्विस है, इनकी परचेज वैल्यू और इनकी सेल्स वैल्यू का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो सकता है अगर हमने कम पे बेचा है तो, और या फिर ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस लॉस जिसे कह सकते हैं। अब समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे हमारा पेन का काम है, तो पेन खरीदी और पेन जो बेची, उसके बीच में जो मुनाफा हुआ है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसमें कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेज आएंगे क्या? नहीं। क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज हम लेस करेंगे क्या? नहीं। क्या हम इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेज लेस करेंगे क्या? नहीं। ये सारे कहाँ होते हैं? P&L में। ये कहाँ लेके जाते हैं? P&L में। और वो लेस करने के बाद क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या? हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, उसकी परचेज प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, जितने में हमने खरीदा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और जो हमारी एक्चुअल सेल्स वैल्यू है, जितनी हमारी एक्चुअल सेल्स वैल्यू हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा है, उतना हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन कहलाएगा। क्लियर है? अब एक छोटी सी क्लास जितना टॉपिक रहा है, जो कि अपन एक लास्ट क्लास लेके बाद में ख़त्म कर देंगे ना। क्लियर है? अभी हम इतना ही करते हैं। आप एक बार यहाँ तक का देख लीजिएगा, और मैं एक बार PDF अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। समझ ना भी आए तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा कोई वर्ड, क्योंकि ये पहले इस वजह से, ताकि आपको जब दोबारा पढ़ोगे तो ऐसा लगे कि मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, रिवीजन मेरा हो रहा है, ये शब्द के बारे में जानता हूँ, और उससे क्या होता है? इंटरलिंक अच्छा बनता है। जैसे कैपिटल में पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ, और उसके अंदर कोई कंपनी अकाउंट नहीं भी पढ़ा रखा है, लेकिन उसका कोई वर्ड आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या है। एक बार सारे वर्ड आप थोड़े बहुत फेमिलियर हो जाओ। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।